गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग डीडीयू डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 13 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो इसमें पहला पार्ट में 55 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। तो यहीं पर देखिए कौन सा तापमान में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक ही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये आप लोग का जो टेम्परेचर होगा ये -40 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। जैसे कि इसके बीच में जो रिलेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, ये फार्मूला में पुटअप करके आप लोग इसको जांच कर सकते हैं। 9/5C + 32। तो यहीं पर F फ़ारेनहाइट हो गया, C आप लोग का सेल्सियस हो गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMMIS। तो यहीं पर एक पूर्ण रूप पूछा है IMMIS का, जो कि स्टोर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द वेयर लिमिट फॉर फ्रिक्शन वेज ऑन वर्टिकल सरफेस एंड स्लोप सरफेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका वागन का केस में बॉगी या ट्रॉली में देखिएगा साइड फ्रेम आप लोग का इनसाइड में जब फ्रिक्शन वेज ब्लॉक आप लोग फिट करते हैं, तो यही कंडीशन में यही फ्रिक्शन वेज ब्लॉक का वेयर लिमिट पूछा है, जो कि वर्टिकल सरफेस या आप लोग का स्लोप सरफेस के लिए, दोनों के लिए कितना होगा। तो यहीं पर आप लोग का वर्टिकल सरफेस के लिए पहले देखेंगे, इसके बाद स्लोप सरफेस के लिए देखेंगे। तो ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। ये वर्टिकल सरफेस के लिए 7 mm, ये वर्टिकल सरफेस के लिए, और 3 mm जो होगा ये स्लोप सरफेस के लिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। सी क्लास ओडिसी शैल बी मूव ड्यूरिंग। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सी क्लास ओडिसी, सी क्लास ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट डे लाइट में ही मूव करता है, जो कि इसका मैक्सिमम स्पीड 25 kmph होता है, और इसमें एकम्पनी करना पड़ता है CNW ऑपरेटिंग इस सब डिपार्टमेंट से इसको एकम्पनी करवाया जाता है। द कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग पर्पज इन LHB कोचेस। LHB कोचेस में ब्रेकिंग पर्पज के लिए जो रिजर्वर यूज किया जाता है, ऑक्सिलरी रिजर्वर, एयर रिजर्वर, तो ये आप लोग का कितना होता है, ये हो जाएगा आप लोग का ब्रेकिंग पर्पज के लिए 125 लीटर, ये ब्रेकिंग के लिए। इसी हिसाब से ये देखिए जो 150 लीटर है ये एयर स्प्रिंग के लिए। इसके साथ साथ 75 लीटर जो होता है ये टॉयलेट पर्पज के लिए होता है। तो इसके बारे में भी बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। तो आप लोग के लिए यहीं पर क्वेश्चन है, जो एयर स्प्रिंग में इनबिल्ट ऑक्सिलरी रिजर्वर रहता है उसका कैपेसिटी कितना है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए उसको। Which of the following option are used to reverse the last action performed by the user in a worksheet। तो ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो यहीं पर आप लोग वर्कशीट में कोई काम कर रहे हैं, तो यहीं पर आप लोग का जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे जिससे कि लास्ट एक्शन को आप लोग रिवर्स करेंगे। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर में देखते हैं अनडू रीडू ऑप्शन रहता है, अनडू और रीडू एक्शन रहता है। तो यहीं पर आप लोग को सिंपल पूछ रहा है कि ये अनडू करने के लिए ही पूछ रहा है। तो इसका आप लोग का अनडू करने के लिए आप लोग Ctrl+Z यूज करते हैं, और रीडू करने के लिए Ctrl+Y यूज करते हैं।
तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+Z। द डम्प वाल्व वर्क्स ओनली ड्यूरिंग। तो यहीं पर ये भी ये क्वेश्चन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारा जगह में सर्विस एप्लीकेशन लिया गया है, लेकिन अगर सर्विस एप्लीकेशन में अगर डम्प वाल्व काम करेगा तो ये फुल सर्विस एप्लीकेशन में भी काम करेगा और इमरजेंसी एप्लीकेशन में काम करेगा, जो कि यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार ये सही नहीं है। तो जब भी आप लोग का व्हील के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा या एक्सेल आप लोग का अलग अलग स्पीड में मूव करता है, उसी का ही ब्रेक सिलेंडर कनेक्टेड प्रेशर ड्रॉप करके उसको बराबर करने का कोशिश करता है। तो डंप वाल्व कब काम करेगा? डिफरेंस इन स्पीड ऑफ व्हील ऑफ ए बॉगी। जब भी कोई बॉगी में आप लोग का व्हील के बीच में एक्सेल के बीच में डिफरेंस होगा स्पीड में, उसी कंडीशन में ही डंप वाल्व काम करेगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ब्रेक एक्सेलरेटर इज कनेक्टेड विथ। तो यहीं पर देखिए ब्रेक एक्सेलरेटर हमेशा बीपी लाइन के साथ, बीपी के साथ ही कनेक्ट रहता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एसी एलएचबी कोच। एसी एलएचबी कोच में जो अग्निशामक यूज होता है डीसीपी टाइप का होता है, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव फॉर हाउ मेनी डेज। तो यहीं पर मातृत्व अवकाश के लिए बोला गया है, जो कि रेलवे में जो महिला कर्मचारी काम करते हैं उनको मैटरनिटी लीव दिया जाता है 180 डेज का, 6 मंथ का। ऑप्शन डी के साथ चलिए। ब्रेक जर्निंग इज नॉट परमिटेड इन केस ऑफ। तो ब्रेक जर्निंग किस में दिया नहीं जाता है? ये आप लोग का सेटलमेंट पास में, निपटारा पास में दिया नहीं जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which of the standard firm required to be used for issuing the order of deemed suspension। तो यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड फर्म कौन सा यूज होता है डीम सस्पेंशन, ये आप लोग का जारी करने के लिए। तो ये हो जाएगा SF2 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। SF2। जब कोई भी रेलवे कर्मचारी कोई भी पुलिस कस्टडी में 48 घंटा से ज़्यादा रह जाता है, वही कंडीशन में उसको SF2 डीम सस्पेंशन जारी कर दिया जाता है। ऐसे आप लोग का SF1 ओनली सस्पेंशन है, निलंबन है। SF4 रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन, रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन, सस्पेंशन से बहाली के लिए SF4 इशू किया जाता है। SF3 जो है ये आप लोग का नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है, ये होता है नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो ये आप लोग का गैर नियुक्ति प्रमाण पत्र होता है, जो कि निर्वाह भत्ता के लिए लगता है। तो यही कंडीशन में SF3 स्टैंडर्ड फॉर्म इशू किया जाता है। Which of the followings are not in penalty under DNA रूल। तो DNA रूल जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल के अंतर्गत कौन सा यहीं पर दंड नहीं है? तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन में जो वार्निंग होता है, चेतावनी होता है, ये आप लोग का दंड नहीं होता है, पेनल्टी नहीं होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर व्हिच रूल ऑफ DAR 1968। तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के अंतर्गत अनुसार आप लोग का इंक्वायरी जो जांच मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो कौन सा रूल के अंतर्गत? ये रूल 14 के अंतर्गत बिना जांच किए हुए कोई भी कर्मचारी को सस्पेंड या रिमूवल या डिसमिसल किया जा सकता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन में बी गिवन। तो जो भी कर्मचारी ग्रुप सी और ग्रुप डी में है, अगर वो निलंबन है, उसी दौरान उनको एक सेट पास दिया जाता है। पर ईयर, पर कैलेंडर ईयर में एक सेट ही पास दिया जाता है अगर कोई भी ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी निलंबित है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन पीएल नंबर 21074119 व्हाट डोज 9 इंडिकेट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो लास्ट डिजिट होता है पीएल नंबर का, प्राइस लिस्ट नंबर का, वो होता है चेक डिजिट। तो ऑप्शन ये देखिए, आप लोग डी के साथ चलिए ऑप्शन। तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए, जो पहला और दूसरा डिजिट होगा ये मेन ग्रुप को दर्शाता है, तीसरा और जो चौथा रहेगा थर्ड एंड फोर्थ ये सब ग्रुप को दर्शाएगा, और 5, 6 और 7 नंबर जो डिजिट रहेगा ये आइटम का सीरियल नंबर को ही इंडिकेट करता है, और लास्ट डिजिट जैसे क्वेश्चन में आया हुआ है चेक डिजिट को ही दर्शाएगा। द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस्ड स्टोर इज वेरीफाइड आफ्टर। तो यहीं पर इम्प्रेस स्टोर का जो वेरिफिकेशन होता है इसका पीरियडिसिटी पूछा है। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर एक 2 साल में जैसे भी इम्प्रेस स्टोर का स्टॉक वेरिफिकेशन होना जरूरी है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच डिफेक्ट इज डिटेक्टेड इन यूएसटी टेस्ट। यूएसटी टेस्ट के माध्यम से कौन सा डिफेक्ट दोष को जांचा जाता है, इसमें आप लोग का डिटेक्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा इंटरनल क्रैक हो जाएगा। जो एक्सेल में कोई अगर आंतरिक दरार होगा तो यूएसटी के माध्यम से, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से उसको जांच किया जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर। तो मैनिपुलेटर का काम क्या होता है, ये आप लोग का डाउन हैंड वेल्डिंग में यूज होता है, फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ट्रांजिशन सीवीसी कपलर इन एलएचबी कोच इज फिटेड इन। तो एलएचबी कोच में ट्रांजिशन सीवीसी, ट्रांजिशन कपलर कहाँ पर फिट किया जाता है, तो ये LWL RRM या जनरेटर कार या पावर कार में फिट किया जाता है, जो कि लास्ट व्हीकल है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सीवीसी कपलिंग वाला कोच को भी जोड़ सकते हैं या स्क्रू कपलिंग वाला कोच को भी यहीं पर अटैच कर सकते हैं रियर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मा आर्क कटिंग यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील को कट करने के लिए। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ TPE कनेक्टर। तो यहीं पर देखिए TPE कनेक्टर दे दिया है। तो ये TPE कनेक्टर क्या होता है, इसका पूर्ण रूप पूछा है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा TPE कनेक्टर, ये हो जाएगा आप लोग का थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमेरिक मटेरियल हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर या थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमेरिक मटेरियल। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जिसमें कि थर्मोप्लास्टिक क्वालिटी भी रहेगा और इलास्टोमेरिक क्वालिटी भी रहेगा। इसमें आप लोग का प्लास्टिक का भी क्वालिटी रहेगा प्लस रबर का भी क्वालिटी रहेगा, जो कि मटेरियल जो होता है थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमेरिक मटेरियल। और ये आप लोग का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसको यूज किया जाता है, ये केबल के तौर पर भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। द पोजीशन ऑफ NRV इन एयर ब्रेक सिस्टम। तो NRV नॉन रिटर्न वाल्व हमेशा आप लोग का FP लाइन में ही कनेक्ट होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। मिनिमम शॉप इशू साइज ऑफ आईसेफ सॉलिड व्हील। तो यहीं पर देखिए आईसेफ सॉलिड व्हील के लिए लास्ट शॉप इशू साइज, मिनिमम शॉप इशू साइज जो कि 837 mm वो पहले था, अभी लेटेस्ट आप लोग का 834 mm में है। ये ज़रूर ध्यान में रखा जाए, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लोग
ऑप्शन ए को ले सकते हैं, लेकिन आप लोग का लास्ट ऑफ इशू साइज जो है 834 mm होता है। कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू, तो कट ऑफ एंगल कॉक किस में फिट होगा, ये बीपी में भी फिट होगा, बीपी पाइप में भी फिट होगा और एफपी पाइप में भी फिट होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द कोड ऑफ वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटर एयर कंडीशन 2 टायर कोच, तो इसमें देखिए एसी 2 टायर कोच है जिसमें कि सेल्फ जनरेशन है और वेस्टिबुल है। जैसे कि यहीं पर देखिए W फॉर आप लोग का ये वेस्टिबुल होता है, G फॉर ये हो गया सेल्फ जनरेशन और ACCW जो हो गया ये AC 2 टायर है। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लोज फ्रॉम, जब भी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान एयर आप लोग का कंप्रेस्ड एयर कहाँ से कहाँ जाता है, ऑक्सिलरी रिजर्वर से ब्रेक सिलेंडर को जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डार्ट कलेक्टर, डार्ट कलेक्टर का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये इसका काम होता है क्लीन द एयर को क्लीन करके ही डीवी में ये आप लोग का या नेक्स्ट आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर हो गया या डीवी में ये भेजता है। तो इसका काम होता है डार्ट कलेक्टर का, इसका होता है क्लीन द एयर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एपीएल अंडर DAR, तो डिसिप्लिन एपीएल रूल के अंतर्गत आप लोग का एपीएल करने के लिए, आप लोग का अपील करने के लिए जो टाइम लिमिट रहता है ये होता है 45 डेज। ऑप्शन ए के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट ऑफ LHB कोच, LHB कोच में साइड वॉल सीट का थिकनेस पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 mm और इसमें जो मटेरियल यूज होता है ये होता है SS409M या फेरिटिक स्टील। डेज कंडक्ट रूल इज अबाउट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो यहीं पर आप लोग का जो RSCR होता है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के अंतर्गत अनुसार आप लोग का जो नशीले पदार्थ या पेय का आप लोग जो सेवन करते हैं ये आप लोग का ड्यूटी के दौरान स्ट्रिक्टली मना है। तो इसमें जो रूल कवर करता है ये रूल 22 के अंतर्गत आप लोग जो रेलवे एम्प्लॉई आप लोग ड्यूटी के दौरान कभी भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या नशीले पेय या पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BP, तो यहीं पर आप लोग का एयर प्रेशर हम लोग ड्रॉप करेंगे, BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो कौन सा रेट से हम लोग ड्रॉप करेंगे, तो आप लोग का ब्रेक अप्लाई होगा जो कि सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोला जाता है इसको। तो 0.6 kg/cm², 6 सेकंड के लिए ड्रॉप करने से जैसे भी आप लोग का ब्रेक लग जाएगा और इसको ही आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोला जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। डेज फर्म इज यूज्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर आप लोग का अपॉइंटमेंट नियुक्ति करने के लिए SF8 स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। SF7 ये आप लोग का इंक्वायरी ऑफिसर के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। SF10 जो होता है ये आप लोग का SF10 क्या होता है, ये आप लोग का इशू चार्जशीट इन केस ऑफ कॉमन प्रोसीडिंग, सामान्य कार्रवाई के लिए चार्जशीट इशू करना। इसके साथ साथ आप लोग का SF2 जो है ये डीम सस्पेंशन है। SF10 जो होता है आप लोग का चार्जशीट इशू करेंगे कॉमन प्रोसीडिंग के लिए, सामान्य कार्रवाई के लिए चार्जशीट इशू करना SF10।
व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैश बैक अरेस्टर इन गैस कटिंग ऑपरेशन। तो गैस कटिंग ऑपरेशन में गैस कटिंग आप लोग का जो टूल में टॉर्च में इसमें आप लोग का फ्लैश बैक अरेस्टर आप लोग का यूज किया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, अगर किसी कारण आप लोग का बैक फ्लो हो जाता है कि आप लोग का गैस या फ्लेम बैक फ्लो होके कुछ आप लोग का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए फ्लैश बैक अरेस्टर यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग का रिटर्न गैस और फ्लेम पाइप के अंतर्गत ना आ जाए। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ गैसेस एंड फ्लेम इनटू द गैस सप्लाई लाइंस। हु फाउंडेड द सत्य सोडक समाज। तो यहीं पर देखिए सत्य सोडक समाज के बारे में बोला गया है। तो इसको आप लोग का जो सत्य सोडक समाज है इसका स्थापना कौन किया था, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको ऑप्शन में, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग का, ऑप्शन देख के ही आप लोग इसको बताइए। तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। यही आप लोग का सत्य सोडक समाज स्थापना किए थे, जो कि 1873 में किए थे। ऑप्शन डी के साथ चलिए, ये आप लोग का 24 सितंबर 1873 को सत्य सोडक समाज ये स्थापना किए थे, पुणे महाराष्ट्र में। तो ये आप लोग का सत्य समाज सोडक का एम क्या था, इनका उद्देश्य क्या था कि आप लोग का एजुकेशन या शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक अधिकार के लिए लड़ना, या जिस एरिया में राजनीतिक विकास नहीं है वहीं पर या उसके लिए ये लोग काम करते थे। यही आप लोग का एम या उद्देश्य था सत्य सोडक समाज का। हु वॉज फेमस एज द फ्रंटियर गांधी। तो जैसे कि सीमांत गांधी बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी किसको बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है खां अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, द इंडियन स्ट्रगल एन ऑटोबायोग्राफी वॉज रिटिन बाय। तो देखिए इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल या आत्मजीवनी ऑटोबायोग्राफी, तो इसको कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन ए के साथ चलिए, हु अपॉइंट्स द हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्ति देता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे। ऑप्शन सी के साथ चलिए, द हेडक्वार्टर ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रिवर सोन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। सोन नदी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ऑरिजिनेट हुआ है, तो ये सोन नदी जो उत्पन्न हुआ है, ऑरिजिनेट हुआ है, अमरकंटक हिल से हुआ है। ये हुआ है अमरकंटक हिल छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन सी के साथ चलिए, जो कि आप लोग का फाइनली ये आप लोग का सोन नदी जो है गंगा नदी के साथ पटना बिहार में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए कि सोन नदी जो है फाइनली ये मर्ज मिल जाता है गंगा नदी के साथ, ये आप लोग का पटना बिहार में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म एस्टुरिज। तो यहीं पर देखिए एस्टुरिज का आप लोग का जो यहीं पर मीनिंग है, जब भी कोई नदी समुंदर के साथ मिलता है तो एक चौड़ा मुहाना या खाड़िया क्रिएट करता है, उसी को ही आप लोग का एस्टुरिज बोला जाता है। तो ये नदी आप लोग का 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो कौन सा रिवर एस्टुरिज या मुहाना या खाड़ियाँ क्रिएट करता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी एक चौड़ा मुहाना क्रिएट करता है समुंदर से,
आप लोग का मिलने से पहले आप लोग का एक चौड़ा मुहान क्रिएट करता है, रिवर नर्मदा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इज गिवन बाय, तो यहीं पर देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बोला गया है। तो धन का निकास है, इसका बारे में जो सिद्धांत या आप लोग का थ्योरी दिया गया है, ये किसके कौन दिए थे? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिए हैं। ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए, दादा भाई नारोजी जो थे, ये धन का निकास अंग्रेज लोग कैसे भारत से सोना और पैसा लूट कर इंग्लैंड ले जाते थे, इसके बारे में ही ये थ्योरी दिए थे, मतवाद दिए थे। तो इसको बोला जाता था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन का निकास। ऑप्शन बी के साथ चलिए। रस्टिंग ऑफ आयरन कॉज्ड ड्यू टू, तो आयरन में जो रस्ट लग जाता है ये किसके चलते? ऑक्सीडेशन के चलते। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ऑन व्हिच रिवर सरदार सरोवर इज बिल्ड, तो सरदार सरोवर डैम कौन सा नदी में ये आप लोग का बनाया गया है? तो रिवर नर्मदा नदी में ये बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम गुजरात, जो कि नर्मदा नदी में बनाया गया है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS, SMPS का पूर्ण रूप पूछा है, जो कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर CPU में SMPS बोल के एक पार्ट्स है, सुने होंगे। तो ये SMPS का आप लोग का फुल फॉर्म पूर्ण रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए वो जो क्वेश्चन आप लोग का 90 से 100 तक का आप लोग का क्वेश्चन हिंदी वर्जन में दे दिया गया है। और एक बार नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा का क्वेश्चन है। एक 101 में देख रहे हैं, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 14 सितंबर। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पासेस दिस रिजोल्यूशन ऑन, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसको संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो आप लोग का साल हो जाएगा या डेट के साथ पूरा दिया हुआ है। तो ये आप लोग का हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कम अंडर सेक्शन 3/3, तो यहीं पर देखिए आप लोग का सेक्शन जो 3/3 है उसके अंतर्गत कौन सा दस्तावेज नहीं आता है? तो यहीं पर आप लोग का जो दस्तावेज नहीं आता है ये क्या हो जाएगा? ये जो आप लोग का इनवाइटेशन या निमंत्रण पत्र जो है, ये दस्तावेज सेक्शन 3/3 के अनुसार नहीं आता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ ऑफन शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी इन द ऑफिस इन ए ईयर, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठक कार्यालय में एक वर्ष में कितने बार होनी चाहिए? तो यहीं पर देखिए OLIC के बारे में बोला गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो इसमें जो मीटिंग होता है ये साल में कितने बार होना चाहिए? तो ये आप लोग का हो जाएगा साल में आप लोग का 4 बार होगा, मतलब ये क्वार्टरली होता है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन एनी ऑफिस, किसी भी कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किन पर होती है? तो कोई भी कार्यालय में आप लोग का राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? ऑप्शन देखते हैं पहले। तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जो आप लोग का ऑफिस का हेड होते हैं, कार्यालय का मुख्य होते प्रधान होते हैं, तो जिम्मेदारी उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए।
इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ये आप लोग का आर्टिकल अनुच्छेद हो जाएगा 351। इसी में ही हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। अकॉर्डिंग टू व्हिच रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रिप्लाइज टू लेटर रिसिप्ट इन हिंदी विल बी गिवन इन हिंदी। राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त लेटर का उत्तर हिंदी में दिया जाना चाहिए? तो ये रूल कितना हो जाएगा? ये आप लोग का रूल हो जाएगा, रूल 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी? संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 20 के संख्या में लोकसभा से, 10 के संख्या में मेंबर रहेंगे राज्यसभा से, टोटल हो जाएंगे 30। ये टोटल मेंबर संख्या 30 होंगे। टू whom does the ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन सबमिट इट्स रिकमेंडेशन? राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करती है? तो राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट जी को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच हिंदी फॉन्ट इज यूज्ड इन यूनिकोड? यूनिकोड में हिंदी का कौन सा फॉन्ट प्रयोग में लाया जाता है? जैसे कि फॉन्ट आप लोग जानते हैं कि अक्षरों का लिखने का अलग अलग शैली, अलग अलग डिजाइन, इसको ही फॉन्ट बोला जाता है। तो यूनिकोड में हिंदी का कौन सा फॉन्ट यूज किया जाता है? तो ये जो आप लोग का स्टाइल है, फॉन्ट है जो यूज किया जाता है आप लोग का हिंदी के लिए, ये आप लोग का हो जाएगा मंगल हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर DDU डिवीज़न इस सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ऐसे ही कोई एक डिवीज़न का पेपर लेके आप लोग के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़रूर बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।